So we will be proceeding to the download folder. So this is the software which was downloaded yesterday. It is of around 420 megabyte, 420 MB, 420.60 MB. It is of 64 bit, and I am just starting or clicking it for download or installation. Just remember, if you get any software from any person, if it is in the CD, if it is in the pen drive, if it is in the other drive, kindly copy it and first paste in your system and then use it, and keep it somewhere other than from the desktop, because sometimes you are thinking setup as a main link of the software. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के बाद में उसका एक लिंक जो है, आइकन जो है वो बन जाता है। तो अगर आपका सेटअप भी डेस्कटॉप पे रखा है और आइकन भी उसका इंस्टॉल होने के बाद का आइकन भी आपका अगर डेस्कटॉप पे रखा है, तो कई बार हम दोनों को कंफ्यूज होते रहते हैं और सेटअप को भी बार बार चलाते रहते हैं। तो सेटअप को, ये जो सेटअप है, इस सेटअप को ऑलवेज कहीं सी डी ई में कहीं पे ऐसे रखिए, और जो आप ऑटोमेटिकली जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका एक लिंक आपके डेस्कटॉप पे बनेगा, उसको यूज़ करिए। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ जैसे आप करेंगे अपने सिस्टम्स पर, और ये मेरे से QGIS का इंस्टॉल होना मांग लेगा। तो इसको मैं यस कर दूंगा और ये QGIS का इंस्टॉलेशन इसमें शुरू हो जाएगा। थोड़ा सिस्टम स्लो है तो इंस्टॉलेशन इसका थोड़ा टाइम लेगा। इस बीच में थोड़ा हम कुछ और बातें देख लेंगे। ये देखिए, ये मेरे से पूछ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस? यस, इसको यस कर देता हूँ और इसमें नेक्स्ट बोलेगा, इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर आई एग्री करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेगा। इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम। स्पेस रिक्वायर्ड 1.9 GB का स्पेस लेगा आपके सिस्टम में ये, और 419.7 GB इसका अवेलेबल स्पेस अवेलेबल है मेरे उसमें सी ड्राइव में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये कभी कभी हम गलती से ये 3 डाटा चेक कर लेते हैं, ये सैम्पल डाटा है, इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी डे टू डे काम में जो ले रहे हैं विभागीय स्तर पर जो डाटा, आप उसी डाटा को एज ए सैम्पल डाटा काम में ले सकते हैं, या आपके पास में अपना डाटा बना सकते हैं। ये बहुत बड़े डाटा हैं, अलास्का के और साउथ डेकोटा के, नॉर्थ कैरोलिना के डाटा हैं। अगर आप QGIS के यूज़र मैनुअल को एज इट इज़ उसी डाटा के साथ काम करना चाहते हैं जिस डाटा में उसमें किताब में दिखाया गया है, तो बात अलग है। बाकी आप हर एक एक्सरसाइज को, हर एक बात को अपने डाटा से भी परख सकते हैं। तो कहीं पर रास्टर डाटा है तो अपने टोपोशीट काम में ले सकते हैं जियो रेफरेंसिंग के लिए। तो सेटेलाइट पिक्चर वहाँ उन्होंने वहाँ की दिखा रखी है, तो आप अपनी काम में ले सकते हैं। कहने का मतलब, आपको इनमें से कोई भी डाटा छेड़ना नहीं है, इनको लेना नहीं है, बस आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली अभी आ रहा है क्या डेस्कटॉप? कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ये देखा है कि इसमें डेस्कटॉप में वापस से नहीं जाते हैं तो फिर डेस्कटॉप शेयर नहीं करता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैंने QGIS का इंस्टॉलेशन चालू कर दिया। ये इंस्टॉलर दिख रहा है? ओके, तो ये इंस्टॉलेशन QGIS का चालू है। इसमें आपको कहने का मतलब, बस मैंने यही समझाया था
मोबाइल में नहीं आ रहा है, आप मोबाइल वर्जन काम में मत लीजिए। ये आपको इंस्टॉलेशन चलता हुआ नहीं दिख रहा, बेनीवाल जी और पवन जहांगीर? क्या नहीं आ रही? देयर इज नो रिफ्रेश ऑप्शन इन दिस। ओके, मैं एक बार डॉक्यूमेंट करके फिर डेस्कटॉप करता हूँ। स्टॉप डेस्कटॉप शेयरिंग करके स्टार्ट डेस्कटॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है? AQGIS 3.10.6 चल रहा है, दिख रहा है आपको? ओके। तो ये इसका, हाँ, कुछ मेरी एंड पर कुछ है इसमें, इसको शायद रिफ्रेश का ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें शायद वापस से डेस्कटॉप स्टॉप करके शायद किशोर जी मेरी बात सुन रहे होंगे। वी विल टेक केयर ऑफ दिस। ये द पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें ए व्यू में ये डेस्कटॉप का कुछ ये चक्कर है, तो डेस्कटॉप को स्टॉप करके दोबारा चालू करना पड़ता है, या बीच बीच में कुछ इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन है नहीं, तो क्या बंद हो जाता है कहने का मतलब। समटाइम्स विजुअल समटाइम्स नॉट। एनीवे, एक जना कोई भी अगर अपना ऑडियो वीडियो भी ऑन करके रखेगा, वीडियो में भी ऑफ बट ऑडियो में भी ऑन, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि जब मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखा रहा होता हूँ तो मुझे ये पीछे का इंटरफेस नहीं दिखता है, आपके मैसेजेस नहीं देख पा रहा होता हूँ। तो उस केस में अगर कोई वाणी से या बोली से मेरे को बोल देगा कि सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो मैं उसको सही कर लूँगा। तो कोई भी एक व्यक्ति, चाहे राजेश जी या कोई और, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके मेरे से इंटरेक्शन मांग लें और अपना वीडियो ऑफ करके रखें, ओनली ऑडियो चालू रखें। अगर कोई गड़बड़ी लगती है, अगर मैं यहाँ पर देख रहा होता हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं अपना स्क्रीन दिखाऊंगा उस समय पर मैं पीछे क्या चल रहा है एसएमएस में मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई भी एक व्यक्ति अपना इंटरेक्शन ऑन कर लें, रेज योर हैंड। यस, तो आप अपना ऑडियो ऑन रखें, और कोई अगर मिस्टेक लगती है तो आप अपना ऑडियो, और कोई अगर मिस्टेक लगती है तो, अगर इसमें एक समस्या आ रही है, अगर इसमें एक समस्या आ रही है, इको बन रहा है, इको बन रहा है, इको बन रहा है, इको। तो फिर कोई बात नहीं, इसमें अभी ये प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए। जैसे भी आप, मेरा नंबर आपके पास होगा, अगर आपको लगता है कि मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो 9214446732 पे मिस कॉल दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि उधर कोई समस्या हो रही है, तो मैं वो पीछे वाले हिस्से को एसएमएस पढ़ लूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके। और अगर 921444 में कोई टेक्निकल समस्या लगे तो एक और नंबर है 9414291732, इसमें दे दीजिएगा। ओके। अभी ये जस्ट ये पूरा होने वाला है इंस्टॉलेशन। और इसमें हम देखेंगे। लो, मेरी आवाज़ आ रही है?
ओके, अभी तो इको भी नहीं है और शायद आपका वॉइस मोड भी ओपन है राजेश जी। तो वी विल सी, अगर ये ऐसा ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अगर इको नहीं आती है तो यू मे कीप योर दैट थिंग ऑडियो ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो ये आपका QGIS जस्ट इंस्टॉलेशन पूरा होने वाला है। थोड़ा ये टाइम लगता है, मगर मैंने सोचा कि आपको मैं जस्ट ये बोलूँ ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, उसके बजाय आप इसको चलते हुए देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए किया, हालांकि ये थोड़ा सा टाइम किल करने वाला जॉब है, मगर कई बार हम कुछ मिस्टेक इंस्टॉलेशन में भी कर देते हैं, जैसे कि वो टेस्ट डाटा है साउथ कैरोलिना और उनका, वो ले लेते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। जितना आपका प्रोसेसर अच्छा होगा, जितना आपका सिस्टम नया टाइप का होगा, उतने कम इसमें ये मिस्टेक्स आएंगी, देर कम लगेगी, मतलब जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी ये तो काफ़ी भरा हुआ है लैपटॉप, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, और कोरोना काल में इसमें कई गेम्स भी डाले हुए हैं बच्चे, एक दो बच्चों ने। और अ, ये पुराना वर्जन भी है, थोड़ा सा 1-2 साल पुराना है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो। हाँ, स्टेप वाइज इट्स गुड, मगर टाइम वाइज इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, so it is consuming the time. Sometimes there may be some compatibility issue in the QGIS installation, because your operating system may be pirated. So some, it may show sometimes some mistakes that XYZ DLL file is missing. So if that DLL is missing, sometimes that problem is almost unsolvable. The one thing is, you just make a question in the GIS Stake Exchange and you type the mistake as it is, whatever message is coming to you. They may try to give some solution. If some solution, if you find from there, GIS Stake Exchange, then it's okay. Otherwise, you have to change your operating system from pirated one to the original one, or you have to you change the system to some other laptop or maybe some other system. There is no alternative for that. Some programmer may solve the mystery, but definitely some DLL file missing error is you may find on maybe one system out of the 10 system or 20 system. This problem may be there, because we are in India. Sometimes in some systems there may be some uh, older version of operating systems may be there, or some other things may be there. So it is completed. I will just press finish. Okay. So once it is completed, there will be a folder on my desktop with the name of the version name of that software. Automatically this folder will be created. If I open this folder, it is having some links or icons for the various softwares which are automatically installed along with the installation of the QGIS. So this is a Saga software. It is also clubbed with the QGIS. So this is also installed. And this is a designer version of the QGIS, in that we can design some interface if we are going to customize the software.
This is a desktop QGIS. This is a desktop QGIS with GRASS capabilities. So whenever we are installing QGIS, it is coming with two more softwares automatically, Saga and GRASS. And this is some shell version of something, and we can fetch some more packages also through this. So we will be focusing only on this version, QGIS Desktop 3.10.6. So we will not touch, or we will not see any other thing in these 5 icons. If you want, you can delete also other links, other icons. Even you can delete all, and you can get your software from here also, from the start window also. So, or you can take this along this icon to your desktop outside, so that there will not be any confusion. Okay, so you can pin it to start. Okay, or you can just copy it or send to desktop, create shortcut. So it will be one icon will be on your desktop also. So this will be used only. So either you take care that you are using this. This also can be used in equal manner. There is no harm. This is also a desktop, but it is having some additional capacity of GRASS software. But we are not using GRASS. So either we use this or this, no problem. But I generally prefer to use this one. Both are having same interface. आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप QGIS इंस्टॉल करेंगे तो आपका एक फोल्डर बन जाएगा डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली, ये वाला QGIS 3.10. इसको खोल के देखेंगे तो इसमें 5 लिंक दिखेंगे. इसमें से आपको केवल QGIS डेस्कटॉप 3.10.6 काम में लेना है, और या फिर ये वाला QGIS डेस्कटॉप 3.10.6 विद ग्रास. ग्रास की शक्तियाँ आप काम में नहीं ले रहे हैं, फिर भी नहीं लें तब भी ये शक्तियाँ आपको मिलेंगी. और ये सागा है, ये डिजाइनर है, ये सेल वर्जन है, इनको आपको काम में नहीं लेना है. इन दो में से कोई सा एक चलाएंगे. एक पर ही ध्यान दें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर इसमें आपका कंफ्यूजन लगता है तो इसको आप डेस्कटॉप पे ले जाइए, सेंड टू डेस्कटॉप, और वहां से इसको बार बार चलाइए. ये आपका सेटअप नहीं है, ये आपका सॉफ्टवेयर लिंक है. ओके, और सेटअप आपका कहाँ रखा है? वो आपका डाउनलोड फोल्डर में है. किसी को अगर आपको QGIS देना है तो आप सेटअप देंगे, और वो डाउनलोड में से उसको कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव में या किसी भी तरीके से ड्राइव में देना है तो वहां से दे सकते हैं. डेस्कटॉप पे कभी भी सेटअप ना रखें, नहीं तो वो और ये दोनों आपस में, सेटअप और ये लिंक दोनों आपस में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ QGIS डेस्कटॉप 3.10.6 को, इस तरीके से एक मेरे को इसका लॉन्ग टर्म रिलीज लिखा हुआ QGIS 3.10 आपको कोरोना. देखिए कितना बड़ा संयोग है. ये प्लेस का नाम है और कोरोना चल भी रहा है, और ये इसका वर्जन का नाम भी कोरोना है, QGIS 3.10 कोरोना. तो कोरोना तो आपका कब रिलीज हुआ होगा? ये मेरे ख्याल से कोरोना फैलने से पहले रिलीज हो गया होगा. तो कोरोना करके एक जगह का नाम भी है. तो ये जगह के नाम के आधार पे होता है. तो हो सकता है भविष्य में आपको कभी कोई आगरा आकर के सब लोग मिलके अगर आगरा में नया वर्जन रिलीज करें तो उसका नाम हो जाएगा QGIS XYZ आगरा. So like that also they can give it. So these are some of the projects already I have worked in. तो मैं इन प्रोजेक्ट्स को खोल सकता हूँ. अगर मेरे पहले से कोई काम करे हुए हैं तो यहाँ देखते रहेंगे. मगर आपने अगर पहले कुछ काम नहीं किया है, प्रोजेक्ट सेव नहीं किया है, तो आपको ये नहीं दिखेंगे, ब्लैंक दिखेगा. ये चेंज लॉग नाउ अवेलेबल. चेंज लॉग का मतलब क्या है कि आपका पिछले वर्जन से नए वर्जन में क्या क्या चेंजेस हैं, ये देखना चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं. एक न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्शन 4326 रहेगा WGS84 में. तो ये न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट भी आपको दिखता रहेगा.
तो आप न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ से चला सकते हैं, या आप प्रोजेक्ट में जा करके यहाँ से भी न्यू चला सकते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट इज नथिंग बट इट इज ए लिंक फॉर द बंच ऑफ फाइल्स। तो अगर आप कुछ काम करते हैं उसको एज ए प्रोजेक्ट आप सेव कर सकते हैं लास्ट में। प्रोजेक्ट की तरह आप सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से करें या यहाँ से, ऑलरेडी जैसे रनिंग प्रोजेक्ट है हमारा NIRD का एक है, और बाउंड्री करके भी है। इसको इसमें से किसी को भी अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक पुराना प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो ये पुराना प्रोजेक्ट है एक, इसमें मैंने मास्क कर रखी है लेयर, आपको दिख रही होगी, अभी केवल ये दिख रहा है इसमें। तो और भी ऑप्शंस होते हैं इसमें मास्क वगैरह के। तो ये है, अगर आप इसको ओपन रिसेंट करेंगे तो और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको खोल सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। ये लगभग दोनों सिमिलर ही हैं, ओपन रिसेंट। और या आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हंतरा गांव के लिए है। अगर अब इसकी फाइलें थोड़ी इधर उधर मूव हो गई हैं तो ये मेरे को बता रहा है कि ये इनकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो ये इसको फाइलें दिख नहीं रही हैं। इसमें करीब इस प्रोजेक्ट में थी करीब 25-30 फाइलें थी, लेयर थी इधर। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, ओपन रिसेंट। ये उड़ीसा गए थे, उड़ीसा का एक प्रोजेक्ट है, ये वहाँ पे काम किया था। तो ये उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। तो हर एक प्रोजेक्ट में बंच ऑफ फाइल्स आपने जिस तरीके से काम में लिया आपने उसको उसी स्टेज पर सेव कर लिया। तो ये फाइलें तो कहीं पर अलग रखी हुई हैं, जैसे ये आपकी रखी हुई है C ड्राइव में, इसमें लेयर है, ये आपका फील्ड पॉइंट्स है, ये कहीं पर सेव्ड है, ये कोई डाटा है ये सेव्ड है। तो ये अपने अपनी जगह पर हैं, परंतु आपने इसको पूरे वर्क को एक प्रोजेक्ट की तरह सेव कर लिया। तो ये प्रोजेक्ट ना तो रास्टर है ना वेक्टर है, ये लिंक फाइल है, लिंक को बांधता है ये। और इसमें केवल ये सेव होता है कि ये 5 फाइलें इसका पार्ट है, ये कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, इसमें जो कलर दिया हुआ था वो ये था, इसकी ट्रांसपेरेंसी ये थी। तो आपको बार बार उसके प्रॉपर्टीज को फिर से बदलना नहीं पड़ता, जहाँ पे जैसी स्थिति में जो जो लेयर उसमें बंधी हुई है वैसी स्थिति में उन लेयर को ये बता देता है। तो प्रोजेक्ट का फायदा केवल इतना है कि ये इससे प्रोजेक्ट से 6 लेयर बंधी हुई है। अगर इन 6 की 6 लेयर को कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी यूज कर सकता है, तीसरा प्रोजेक्ट भी यूज कर सकता है, ये अपनी जगह पे ड्राइव में बैठी हुई है। दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाके इनको यूज किया जाए, अलग कलर दिया जाए, अलग एक्सटेंट में एरिया में काम किया जाए, कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट इज ए लिंक फाइल। तो मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से काम शुरू करता हूँ, न्यू। तो ये अभी मेरा एकदम फ्रेश है। इसको ये नाम देता है अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, इसको कोई टाइटल नहीं दिया है। और अब इसमें मैं कोई भी लेयर लेके आ सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में। और जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तो ये बोलेगा कि इस प्रोजेक्ट को आप सेव करना चाहते हैं क्या। तो उससे मेरा वो प्रोजेक्ट को मैं कोई नाम देके सेव कर दूंगा। तो उस समय पे जितनी भी फाइलें खुली हुई थी वो दोबारा प्रोजेक्ट खोलूंगा तो उनकी उन वही सेम फाइल को वहाँ पर लेके आ जाएगा। ओके,
सो वहाँ पर वो आ जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर एक बार आपके सिस्टम में अगर आ जाएगा 420 MB का, और फिर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये आपका ऑफलाइन इंस्टॉल हो जाता है आपके। फिर इसको चलाने के लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका .exe फाइल आपने एक तरीके से इसमें इंस्टॉल कर दी। तो अब जो ये तो ये इसके जो सबसे पहले देखेंगे इसका इंटरफेस कैसा है। ये सॉफ्टवेयर जो है इसका इंटरफेस क्या कहता है। तो जैसे गूगल अर्थ में एक इंटरफेस था, उसी तरीके से इसमें एक इंटरफेस रहेगा कि सबसे पहले तो ये है इसमें मीनू बार सेक्शन। इसमें 3 सेक्शन परमानेंट हैं, बाकी सबको हटाया लगाया जा सकता है। एक तो मीनू बार, एक मैप कैनवास और एक स्टेटस बार। बाकी ये बीच के हैं, इनको लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मीनू बार है, एडिट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, व्यू है, लेयर है, सेटिंग है, प्लगइन है, वेक्टर है, रास्टर है, डेटाबेस है, वेब है, मैश है, प्रोसेसिंग है, हेल्प है। ओके। तो ये प्रोसेसिंग ऑप्शन है, ये सब एडवांस ऑप्शंस हैं इसके ये। तो इसमें दूसरा सेक्शन इसमें टूल बार सेक्शन रहता है। टूल बार में ये देखिए, हर एक टूल बार के आगे एक डॉटेड के निशान से रहते हैं। यहाँ से पकड़ के अगर आप इसको लेफ्ट कर्सर से इधर उधर घुमाएंगे तो ये टूल बार को आप राइट में छोड़ सकते हैं, किसी भी टूल बार को आप लेफ्ट में छोड़ सकते हैं, किसी भी टूल बार को आप डाउन में लगा सकते हैं, या ऊपर किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। ओके। अगर वो टूल बार कई बार ज़्यादा भर जाती है तो आगे वो रबड़ बैंड की तरह से वो टूल बार एक 2 एरो का निशान बताती है। तो वो उसको अगर आप प्रेस करेंगे डबल एरो को, तो उसके बचे हुए टूल्स दिखाती है आपको। अगर किसी भी टूल में राइट साइड में दो मूव करते हुए 2 एरो है, इसका मतलब है कि उसमें और टूल मौजूद है, सब टूल। और अगर कोई टूल के साइड में अगर नीचे की तरफ मूव करके एक एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें और भी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे भी है। अब ये इनएक्टिवेटेड हैं, ये ग्रे कलर के हैं, ये टूल इनएक्टिवेटेड हैं। ये तभी एक्टिवेट होंगे जब इनसे रिलेटेड कोई लेयर यहाँ खुलेगी और ये उस पर काम कर सकेंगे, तभी ये यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। नहीं तो ये रहेंगे टूल अगर इनएक्टिवेट पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी वेक्टर लेयर नहीं है। ये दोनों टूल हैं, डिजिटाइजिंग, एडवांस डिजिटाइजिंग। तो ये दो टूल हैं, तो ये दो टूल आपके जब भी काम करेंगे जब आपके यहाँ पे वेक्टर की लेयर आएगी। तो मीनू बार, टूल बार, ये लेयर पैनल है। इसमें और भी पैनल लग सकते हैं नीचे, तो इसको ऊपर की पट्टी पे अगर डबल क्लिक कर देंगे तो वहीं जाके लग जाएगा दोबारा से। तो ये पैनल साइड है, लेयर पैनल। ये एक तरीके से आपके कपड़े की अलमारी है, कबर्ड है। और ये जो आपका मैप कैनवास है, ये आपके घर की छत है। तो आपके कपड़े यहाँ पर दिखते रहेंगे अलमारी में, और आपके कपड़े खुले सूखते हुए यहाँ दिखेंगे आपको छत के ऊपर इस मैप कैनवास पे। तो ये मैप कैनवास जो पोर्शन है, ये आपके घर की छत है, और ये आपके घर के कपड़े की अलमारी है। तो वही कपड़ा आपको यहाँ पर घड़ी करा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर आपको वो खुला हुआ दिखेगा, सेम कपड़ा। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 तार लगे हुए हैं,
और यहाँ पे 3 लेयर है। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो यहाँ पहले तार पे सूखती दिखेगी, तो मतलब सबसे पहले ऊपर दिखेगी वो। तो दूसरी लेयर होगी उसके नीचे, वो उसके पीछे वाले तार पे सुखाई जाएगी। और जो तीसरी लेयर होगी सबसे नीचे, वो उसके सबसे पीछे वाले तार पे सुखाई जाएगी। तो अगर आपके बराबर साइज की 3 लेयर यहाँ पे दिख रही होंगी, तो उसमें सबसे ऊपर की लेयर, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सबसे ऊपर की लेयर बाकी की 2 लेयर को ढक देगी। और अगर वो बराबर साइज की हैं तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वो आपको पहली लेयर ही दिखेगी, क्योंकि 2 लेयर पीछे छुपी हुई रहेंगी इसकी, क्योंकि वो तीन तीन तार पे 3 सूख रही हैं। और सबसे पहले सूख रही है वो सबसे ऊपर वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली। तो पीछे वाली का या तो सैंडविच बन जाएगा या पीछे छुप जाएगा, बीच वाली का सैंडविच बन जाएगा। तो ऊपर वाली को अगर देखना है, दूसरी वाली को देखना है, तो ऊपर वाली को खींच के नीचे कर देंगे तो दूसरे वाले का तार सामने आ जाएगा, वो देखने लग जाएगी। इसको भी हम देखेंगे आंखों से। तो ये टूल बार हो गए, ये लेयर पैनल हो गया, तो टेबल ऑफ कंटेंट भी बोलते हैं इसको, टीओसी सेक्शन। ये मैप कैनवास हो गया, और ये स्टेटस बार हो गया। तो इसके 5 भाग हो गए, मेनू बार, टूल बार, लेयर पैनल, स्टेटस बार, और ये मैप कैनवास, स्टेटस बार। स्टेटस बार में जनरली यहाँ पर कुछ एक्शंस वगैरह होते हैं। इसको मैंने अभी नए वर्जन में यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे सीधे कुछ क्वेरी वगैरह भी कर सकते हैं। इन दो में इसमें आपको कॉमा लगा के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड दिखेंगे। अगर आपका कर्सर चल रहा है और उस जगह पर आपने पिछले प्रोजेक्ट में कोई जगह पे कुछ ले रखा था, या अभी आपने कोई लेयर खोल रखी है और आपका कर्सर चलता है, तो आपको यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट दिखेंगे। अगर वो EPSG 4326 में आपका प्रोजेक्ट है या लेयर है, तो आपको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड ऐसे दिखेंगे, जिसको डिग्री मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री डेसिमल में दिख रहे हैं। मगर यदि आपका UTM है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट को। तो अगर आपने इसको UTM कर दिया CRS में, यहाँ पे ये CRS लेकर के, तो इसको ओके कर दिया, तो फिर आपको मीटर में दिखेंगे। UTM में कोऑर्डिनेट आते हैं आपको मीटर में, मगर उससे आप ये नहीं समझ पाएंगे किस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का है। अगर आपकी लेयर WGS 84 में है, थोड़ा सा इसमें समझने में मामूली कंफ्यूजन होता है। लेयर का प्रोजेक्शन होता है ओरिजिनल प्रोजेक्शन, लेयर का क्या है। अब आपकी लेयर अलग अलग प्रोजेक्शन में भी हो सकती हैं। कोई लेयर आपकी UTM में है, कोई आपकी 4326 लॉन्गलेट में है, कोई आपकी एवरेस्ट 1830 में है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से खरीदी है तो। और अगर आपने उनका प्रोजेक्शन चेंज नहीं किया और वो सब यहाँ पे दिख रही हैं, तो हो सकता है एक लेयर के साथ दूसरी लेयर नहीं दिखे। तो यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन जो है वो फिर यहाँ पर अपनी मर्जी से रखना पड़ता है। ये दोनों इनलाइन भी हो सकते हैं, आपकी सारी लेयर भी उसी प्रोजेक्शन में हो और आपका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन भी वही हो। ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन है यहाँ पर। तो ये WGS 84 44 की ये पट्टी भी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये 43 की पट्टी यहाँ पर है। तो आप अगर 43 ले लेते हैं यहाँ पर, तो अब आपकी लेयर अप्लाई ओके, तो अब आपका ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में ही दिखने लग जाता है। अब इसमें क्या है कि आपके जितने भी डाटा है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन जो आप कर देते हैं, चाहे डाटा आपका कोई से भी प्रोजेक्शन में हो, आपका फाइनल कोऑर्डिनेट वगैरह उसके अकॉर्डिंग दिखने लग जाते हैं और वो सभी बंध के आपके सामने आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे जब ही समझ में आएंगी, ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। ये है आपका स्केल, जो आप सवाल पूछ रहे थे स्केल का। अगर आप जूम इन जूम आउट करते हैं तो स्केल बदलता जाता है।
अब इसमें पेपर फिक्स है, पहले से आपने पेपर का साइज दिया हुआ है A4, तो जिस जूम लेवल पर है वो A4 के ऊपर उसका स्केल बता रहा है 1:10,470। तो जब हमारा डाटा GIS में रहता है तो स्केल डज नॉट हैव ए मीनिंग। जब तक उसका प्रिंट आउट नहीं लेंगे PDF में या अपने उसको बोल के पेपर साइज बोल के, तब तक केवल ये जूम इन जूम आउट का खेल है। आप 1:16,000 की टोपोशीट इसमें लेके आइए और उसको जूम करिए तो 1:100 पे भी आ जाएगी, 1:1 पे भी आ जाएगी, मगर उतने लेवल पर जूम हो पाती है नहीं। और उसे आप जूम आउट करेंगे तो वो 1:16,000 की टोपोशीट आपको 1:10 लाख पे भी दिखने लगेगी, छोटे बड़े के साइज के ऊपर। तो ये है, तो यहाँ पर स्केल दिखेगा उसका, और यहाँ पर मैग्नीफायर है, इसको परसेंटेज में किसी जगह पे आप बढ़ाना चाहें तो अभी ये लॉक पड़ा हुआ है, तो इसको देखेंगे क्या काम करता है। ओवरऑल रोटेशन भी दे सकते हैं आप, मगर इसको GIS में कभी भी ना करें। कई बार हर बार क्लिक करते हैं तो हर बार सारी लेयर को रेंडर करता है, तो आपको अगर लेयर बहुत भारी भारी है तो कई बार उनको वापस से रेंडर करने में भी दिक्कत करता है। तो अगर आप रेंडर हटा देंगे तो लेयर को आप ऊपर नीचे करके फिर जब आप फाइनल पोजीशन में आ जाएं जब इसको रेंडर कर दीजिए। मगर ये तब के लिए जब आपके पास बहुत भारी भारी इमेज हो, जनरली हमारा ऐसा कोई इसमें काम पड़ता नहीं है, तो हम क्या है इसको ज़्यादातर काम में लेते नहीं है, रेंडर को ही ऑन रखते हैं, इसको छेड़ते नहीं हैं। ये बताया आपको प्रोजेक्ट के ऊपर इसका प्रोजेक्शन वगैरह है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन है, तो ये आप उस तरीके से ले सकते हैं। और प्रोजेक्ट की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टी है, वो भी बदल सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की बाहरी रूप से। यूनिट फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट इन मेजरमेंट टूल, तो मेजरमेंट जो टूल है वो यूज करते हैं तो आपको मीटर में दिखाएगा या किस में दिखाएगा। तो मेजरमेंट जैसे वो रूलर था ना उसमें गूगल अर्थ में, ऐसे इसमें एक मेजरमेंट टूल रहता है। यहाँ पर इसके देखिए आइकन है ये मेजर के, मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंट, ये पड़ा मेजर लाइन, मेजर एरिया, मेजर एंगल, ये इसमें छुप गया, ये खिंच गई जो है आपकी टूल बार, इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा रबड़ बैंड की तरह से खिंच जाती है। और उसको मैंने पूरा खींच दिया, अब यहाँ पे बन गया ये। तो अगर आपको जगह प्रॉपर हो तो आप कहीं से उठा के कहीं भी रख सकते हैं उसको, या जो टूल बार आपके काम में नहीं आए उसे हटा भी सकते हैं। ये 5 भाग हो गए। तो अब देखेंगे किसी भी टूल बार को लगाना हटाना, और एक ये लेयर पैनल को लगाना हटाना। एक तरीका तो यह है कि कहीं पर खाली पट्टी पर सबसे ऊपर जो मेनू बार के सामने वाली पट्टी है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये तो है आपके पैनल्स, और ये नीचे है आपके टूल बार यहाँ तक। तो ये सारी टूल बार दिख रही हैं। तो अगर आपको जैसे कोई और टूल बार लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे मैं तो कभी भी लेयर्स के अलावा दूसरा लेता नहीं हूँ, मगर आप अगर ब्राउज़र पैनल यहाँ लेना चाहें तो यहाँ पे आ गया। और शुरू शुरू में जब आप QGIS इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपके कुछ पैनल आपको फालतू भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो व्यूअर पैनल है, इधर व्यूअर पैनल लग गया, इसको हटा दीजिए। ब्राउज़र है, एडवांस डिजिटाइजिंग है, लेयर ऑर्डर कभी भी ना लें, ये लेयर के साथ में कंफ्यूज करेगा आपको। ओवरव्यू पैनल, तो यहाँ ओवरव्यू है, तो एक आपको इमेज का छोटा ओवरव्यू भी दिखाई पड़ता रहेगा। कभी कभी ये पैनल साइड बाई साइड भी लग जाते हैं गलती से, को डिलीट कर सकते हैं आप, ओवरव्यू वाले को डिलीट कर सकते हैं। तो पैनल या तो ऊपर नीचे लगे रहेंगे या नीचे टैब बन जाएंगे उनके साइड बाई साइड। ब्राउजर में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आप लेयर वहाँ से पकड़ के और वहाँ से सीधा उसको खींच के इस तरफ डाल सकते हैं। अगर आपको जैसे
कोई लेयर का पता है कि ये यहाँ पे रखी हुई है, तो आप उसको वहाँ से पकड़ के डायरेक्ट उनको आप वहाँ से सीधे उसको, ये आपके राइट में यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से पकड़ के छोड़ा तो वो लेयर वहाँ पे आके लग जाती है। तो जैसे यहाँ लगेगी वो आपके लेयर पैनल में दिखने लग जाएगी। ये एक ऑप्शन है मगर शॉर्टकट है, मैं इसको जनरली काम में लेता नहीं हूँ। तो ये फ्री डाटा है। ये डाटा भी अगर आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन यदि शेयर करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान होगा रवि बाबू जी ने आपको इसका सोर्स भी बताया था, ये डाटा आप कहाँ से ले सकते हैं। एक डिबा GIS करके एक उन्होंने रास्ता बताया था, वहाँ से ले सकते हैं। मगर ध्यान रखिए ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि ये डाटा सही नहीं है। इन डाटा में आपके हो सकता है कि इंडिया का मैप सही नहीं दिखाया गया हो, इसलिए फ्री डाटा को यूज़ करना कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। इट इज़ ए ऑफेंस टू शो इंडिया मैप एज ए रॉन्ग डाटा। तो मैं इसको आप जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बताया है, मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है। तो आपको अगर फ्री डाटा मिलता है तो उसे आप अनजुडिशियसली यूज़ ना करें, स्पेशली कंट्री बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज, उनके लिए आप थोड़े ज़्यादा सावधान रहें। तो ये ब्राउज़र में से आप सीधे खींच के लेयर वगैरह ला सकते हैं, मगर ये मैं ऑप्शन काम में लेता नहीं, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। आप लेयर पैनल को पूरा भी हटा सकते हैं, तो ये आपका मैप कैनवास दिखता रहेगा। मगर इससे लॉस क्या होगा? लॉस ये होगा कि आपको अलमारी नहीं दिखेगी। तो आपको कपड़ा सूखता दिख रहा है मगर अलमारी नहीं दिख रही, तो आपको ये नहीं पता है किस कपड़े के पीछे कौन सा कपड़ा है। तो आपको सामने वाला कपड़ा तो दिखेगा प्रॉपर, मगर पीछे वाले कौन से कपड़े सूख रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप योर लेयर पैनल कम से कम वो आप यहाँ पे जरूर रखें। उसका एक तरीका तो ये हुआ लेयर और ये टूल बार का पैनल लगाने का। पैनल देखिए यहाँ से लेयर पैनल, लेयर्स पैनल, लेयर ऑर्डर नहीं, ध्यान रखिए लेयर्स पैनल, ये वापस लग गया। दूसरा तरीका क्या होता है इनका लेयर पैनल का, पैनल्स का और टूल बार्स का। व्यू में जाएंगे और यहाँ पर पैनल सेपरेट है और टूल बार सेपरेट है, आपको जो चाहिए वो लगा लें, जो नहीं चाहिए वो हटा दें। ये आपके पैनल्स हैं और ये आपके टूल बार्स हैं। तो आप यहाँ से भी लेयर पैनल को हटा सकते हैं। देखिए वो चले गए व्यू टूल बार। आप चाहें तो सारे टूल बार को यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से भी एक ही बात है। अभी आपने केवल 3 चीज़ रख रखी है, मेनू बार, मैप कैनवास और स्टेटस बार। आप सारे काम मेनू से भी कर सकते हैं। एडिट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और व्यू में कुछ मिल जाएंगे, ये सारे वहाँ पर भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टूल ही काम में लेते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। मगर इसमें यही है कि आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा, 1 या 2 स्टेप। पहले आप मेनू बार खोलेंगे, मेनू खोलेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, हो सकता है उसके अंदर तीसरी जगह पे वो मिले आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तब आपकी एक नई सेव फाइल बना पाएंगे आप। मगर यदि आपके पास में मैनेज लेयर होगी टूल बार, तो आपको सीधे ही इसमें यहाँ पर ये न्यू सेव फाइल लेयर मिल जाएगी। तो आपने एक स्टेप बचा लिया, 2 स्टेप तो इसमें भी है। ठीक है, ऐसे ही आप करते हैं लेयर, ऐड वेक्टर लेयर 1, 2, 3। यहाँ पर आपको ऐड वेक्टर लेयर मिला या ऐड रास्टर लेयर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाता है इसमें ऐड वेक्टर लेयर, ऐड रास्टर लेयर। तो आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लगाने पड़ते।
तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। दे हैव क्लब्ड मैनी टूल बार्स इन सेपरेट टूल्स, मिलते जुलते टूल जो है उनको एक जगह क्लब कर दिया और उसको नाम दे दिया। तो ये पूरी टूल बार है मैनेज लेयर टूल बार। तो इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। आपके 5 टूल बार जनरली आप जीआईएस में काम करते हैं तो बेसिकली काम में आती हैं, चाहे आप डाटा क्रिएट करें चाहे डाटा काम में लें। तो एक तो हो गई आपकी मैनेज लेयर, ये आपके ज़्यादातर ऐड रास्टर, ऐड वेक्टर लेयर, क्रिएट न्यू सेव फाइल लेयर के लिए आप काम में लेते हैं। ठीक है, एक आप इसके लिए काम में लेते हैं कि ऐड डिलिमिटेड टेक्स्ट लेयर। ये क्या होता है कि जब आप आपके पास में कोई CSV फाइल होती है, एक्सेल से कन्वर्ट कर देते हैं आप CSV फाइल, और उसमें 2 कॉलम लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के रहते हैं, तो आप डायरेक्ट इस टूल से उस एक्सेल से CSV कन्वर्ट करके पूरी फाइल को आप सेव फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये एक टूल बॉक्स बनता है। फिर उसमें वो फाइल लेके आ जाते हैं CSV फाइल, फिर इसको बता देते हैं कि लॉन्जिट्यूड कौन सा रहेगा, लैटिट्यूड का कॉलम कौन सा है, बाकी सारे डाटा भी ऑटोमेटिकली वो ले लेता है और फाइनली आपको एक सेव फाइल देता है। तो ऐड वेक्टर के लिए ऐड रास्टर, ऐड वेक्टर के लिए रास्टर के लिए चौकड़ी चौकड़ी दिखाएगा, पिक्सल दिखाएगा, वेक्टर के लिए इसको नहीं समझ पाओ तो उसकी लिखावट भी आएगी। 1 सेकंड के लिए अगर आप उसके ऊपर कर्सर को रख के देखेंगे तो उसके ऊपर लिखावट भी आएगी कि ये क्या है। वैसे आप वैसे ही समझ जाएंगे, ये पॉइंट लाइन है तो ये वेक्टर है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो वो या तो वेब वर्जन में काम करें या वो उसमें काम करें डेस्कटॉप वर्जन में। वेब मोबाइल वर्जन में नहीं करें। डेस्कटॉप तो मेरा ऑलरेडी शेयर्ड ही है। हाँ राजेश जी बोलो। नहीं, डेस्कटॉप तो मेरा शेयर होगा ना, आपका थोड़ी शेयर होगा। मोबाइल वर्जन मत लीजिए काम में आप, या तो वेब वेब वर्जन काम में लीजिए या आप डेस्कटॉप वर्जन काम में लीजिए। तो मोबाइल मोबाइल पे मेरा नहीं चल रहा, ये QGIS का दर्शन नहीं हो रहा है आपको? अभी 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 दोबारा देखो थोड़ा। तो इस टूल बार के 4 मेजर फंक्शन है, तो मैंने आपको 5 टूल बार में एक बार आपको बता देता हूँ। मैनेज लेयर्स जो ज़्यादातर काम में आती हैं, मैनेज लेयर्स टूल बार, चाहे आप राइट क्लिक से इधर से ले आओ या ये देख लो ये टूल बार आपके हैं कि नहीं है, लगी हुई नहीं है तो लगा लो। टूल बार्स में मैनेज लेयर हो गया, एक मैप नेविगेशन टूल बार, इसको लगा लीजिए। इसको भी आप इसके आगे ही लगा लो यहाँ पे। इसमें क्या है, जूम इन जूम आउट, जूम टू लेयर, जूम टू सिलेक्शन, जूम टू फुल, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। ठीक है, जूम प्रीवियस, जूम नेक्स्ट, ओके, रिफ्रेश, शो स्पेशल लेयर, ये टूल्स इसके अंदर है। दूसरा ये काम में आता है आपका मैप नेविगेशन। तीसरी टूल बार जो है
एट्रीब्यूट टूल बार, इसको भी जगह है, इसके आगे लगा लीजिए ताकि आपकी ज़्यादा जगह नहीं गिरे। थोड़ा सा एक दो टूल इसमें घुस गया बस, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या टूल है, आइडेंटिफाई फीचर। तो अगर आप किसी फीचर के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उसकी एट्रीब्यूट टेबल में जितना भी डाटा है वो आपको दिखाएगा। इसके डॉट के ऊपर रखेंगे तो उसका नाम भी बताएगा, एट्रीब्यूट टूल बार। तो आइडेंटिफाई फीचर में क्या करता है, हाँ बोलिए राजेश जी, आपकी तरफ कोई साउंड चल रही है क्या? राजेश जी, ये जो वर्जन है 3 पॉइंट के आगे जितने भी हैं उसमें ज़्यादा कोई चेंज वगैरह नहीं होता है, तो टूल ऑलमोस्ट वही रहते हैं, आप चिंता ना करें। जब 4.0 होगा तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी अभी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 3.4 यूज़ करिए, चाहे 3.10 यूज़ करिए, चाहे 3.16 यूज़ करिए आगे आने वाले टाइम के, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिस भी वर्जन पे हैं उस पर विद्यमान रहिए। कोई आप बहुत एडवांस यूज़र अगर नहीं है और आप चेंज लॉग में आपको कुछ ऐसा मेरेकुलस चेंज पता चलता है कि एक नए वर्जन में ये आ गया, नया टूल आ गया, आपको यूज़ करना है, तो आप नया वर्जन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक रिक्वायरमेंट 3.4 से पूरे हो रहे हैं और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो 3.12 में काम में आ रहा है, मगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसका चेंज लॉग पता होना चाहिए कि 3.12 में अभी नए फीचर क्या आ गए जो फिर 3.4 में नहीं है। तो जनरली 1-2% चेंजेस होते हैं, तो आप ज़्यादा उसके लिए परवाहशील ना हो, ऐसा कोई वर्जन से कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ राजेश जी, मैं ये कह रहा था कि आपका जो क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। हाँ, ऑडियो वीडियो मेरी तरफ से बंद हो गया था गलती से, अभी देखिए। हाँ, तो इसमें वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3 पॉइंट सीरीज पर हैं, अगर आप 3.2, 3.4, 3.6 इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उससे आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो 3 सीरीज़ का बेसिक इंटरफेस एक ही रहता है। अगर आप एडवांस यूज़र हैं और आपको कुछ ऐसा पता लगा है कि 3.16 में ये नई चीज़ आ गई है, चेंज लॉग देख के, और वो आपके काम की है, कोई बात नहीं, जिसको भी समझे। मगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एक राजेश जी कोई है, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था। इनका ईमेल है rajesh291@gmail.com। वो ये कह रहे हैं कि ऑल सर्वेयर्स नो QGIS, इट इज़ बेटर इफ़ यू ऑल्सो टॉक अबाउट दिस वर्जन। तो 3.4 सभी जानते हैं, उसके आगे की पूछ रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं है ऐसा, जो हम बता रहे हैं वो 3 में सब में एक जैसा ही है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई फीचर उसमें आया है नया और उसके बारे में डिस्कस करना है तो वो मेरे को भी नहीं पता इतना कि अभी नई चीज़ें क्या आई हैं उसमें। मगर जो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, ये तो आपके 2 पॉइंट्स में भी वही थी, 1 पॉइंट वर्जन में भी वही थी और 3 पॉइंट में भी वही है, तो 3 सीरीज में भी वही है। केवल ये है कि वो टूल वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया और वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। वो चेंजेस आपके केवल जब 3 से 4 होगा उसमें आते हैं, या 2 से 3 होगा उसमें आते हैं। जनरली वो टूल्स आपके फिर वहीं रहते हैं जहाँ एक वर्जन में होता है। तो आप 3.4 में काम करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कभी भी 3.10 चेंज करना चाहें तो इट इज़ वेल एंड गुड, लॉन्ग टर्म रिलीज अच्छा है। ओके बिश्नोई जी है, ठीक है, तो आप कभी भी वर्जन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो तीसरी टूल बार हुई आपकी एट्रीब्यूट टूल बार। इसमें आइडेंटिफाई फीचर है, अगर किसी फीचर के ऊपर अगर आप टूल रखते हैं
तो उसके एट्रीब्यूट टेबल में से सारे एट्रीब्यूट बता देता है ना। जैसे उस पर्टिकुलर वाटर होल के आपने टेबल में डाटा भरे, वो कब बना, कितना पानी आता है, कौन कौन से जानवर पीते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर उस वाटर होल पे मार देंगे तो टेबल में से वो पूरे उस पर्टिकुलर रो का डाटा निकाल के दे देगा। इस तरीके से ये एक है सेलेक्ट फीचर, बहुत सारे फीचर हैं, उसमें से सिलेक्शन करना है किसी का, एक दो चार फीचर लेकर के, और डीसेलेक्ट करना है। और ये है एक ओपन फील्ड कैलकुलेटर है, ये भी एक अच्छा है। और एट्रीब्यूट टेबल ओपन करनी है लेयर की, आपको टूल बॉक्स ओपन करना है, उसकी स्टेटिस्टिकल समरी देखनी है उस पर्टिकुलर फीचर की, कितने पॉइंट हैं, कितने लाइन्स हैं। और मेजर, आपको लेंथ मेजर करनी है, एरिया मेजर करना है, ऊपर ऊपर टूल चला के, तो ये काम में आएगा। यहाँ तक ही देखें, इसके आगे के टूल आपके ज़्यादा काम के नहीं है। ये वैसे जब आप होवर करते हैं अपने कर्सर को, तो पर्टिकुलर आपने कहा कि मेरे को सर्वे नंबर टेबल में से दिखाते चलो, जब आपका ये चलेगा तो जैसे जैसे खसरा के ऊपर आपका कर्सर आएगा, तो बिना लेबल डाले आप इसको चला चला के ही उसका केवल खसरा नीचे से देख लेंगे। या एरिया डाला हुआ है, इसको चलाएंगे तो उसमें से एरिया दिखता रहेगा। ये होवरिंग टूल है, और इससे आप उसके ऊपर डायरेक्ट कुछ अनोटेशन लिख सकते हैं। अगर इसको कई बार आप मारते जाते हैं तो फिर इससे डब्बे 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 बनते जाते हैं, तो आप थोड़ा इसको सावधानी से यूज करें। ये 3 टूल बार तो ये हुए जो काम की है, मैं जो सोचता हूँ। और टूल बार यहाँ से भी ले सकते हैं। 2 टूल बार हैं आपकी, एडवांस डिजिटाइजिंग एंड डिजिटाइजिंग। कौन कौन सी? डिजिटाइजिंग एंड एडवांस डिजिटाइजिंग। तो जब भी आप सेव फाइल बनाते हैं अपनी, या किसी भी सेव फाइल को आप एडिट करना चाहें, तो ये 2 टूल बार आपके काम में आती हैं, डिजिटाइजिंग नंबर 1 एंड व्यू टूल बार एडवांस डिजिटाइजिंग। ये 2 आपके टूल बार हैं। इसका एक भी टूल अभी हरा भरा नहीं है, सारे इनएक्टिवेटेड हैं, क्योंकि आपके कोई पैनल में कोई लेयर है ही नहीं। तो ये सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। अभी जैसे ही आपकी KML आके उसे सेव फाइल में कन्वर्ट करेंगे, ये टूल आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये डिजिटाइजिंग है और ये एडवांस डिजिटाइजिंग है। दोबारा देख लीजिए, ये डिजिटाइजिंग है, तो करेंट एडिट, टोगल एडिट, सेव लेयर एडिट, ऐड पॉलीगन, वर्टेक्स टूल, मॉडिफाई एट्रीब्यूट, डिलीट सेलेक्टेड, कट फीचर, कॉपी फीचर, पेस्ट फीचर, अंडू रीडू। इससे आपको कुछ कट कर दिया या कुछ डिलीट कर दिया, अंडू रीडू कर सकते हैं। और ये एडवांस्ड डिजिटाइजिंग है, तो ये कैड टाइप का एक टूल है। तो एडवांस डिजिटाइजिंग में जैसे आप हर 50 मीटर पे एक पॉइंट मारना चाहते हैं, तो इसमें आपने डिस्टेंस फिक्स कर दी, तो कैड के जैसे करेगा। या आप एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे नेक्स्ट पॉइंट लेना चाहते हैं, तो कैड के जैसा आपको फंक्शनलिटी देगा। ये आपका मूव फीचर के लिए है, ये रोटेट के लिए है, ये सिंप्लीफाई के लिए है। आप एक पॉलीगन में से पूरा का पूरा गांव का एरिया काट के निकालना चाहें, तो उसमें छेद कर देगा, ऐड रिंग कर देगा उसमें पॉलीगन में। और एक गांव के साथ दूसरे गांव का एक 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 गांव कहीं है, एक गांव कहीं है, एक आपका बीट का एरिया कहीं है, एक बीट का एरिया कहीं है, सबको एक ही बीट में रखना चाहते हैं, तो कई पार्ट भी इधर उधर के ऐड कर सकते हैं। और ये रिंग फिल करना चाहें, आपको ये है कि वो यहाँ पे तो छेद कर दिया लेयर में इस टूल से, तो अगर आप चाहें कि दोनों पॉलीगन अलग अलग रहें, एक अंदर पड़ा रहे पॉलीगन और एक उसके अंदर पॉलीगन हो, और उसको फिल रिंग बोलते हैं। और आप रिंग को इधर से डिलीट करना चाहें, डिलीट पार्ट करना चाहें, रीशेप करना चाहें, ऑफसेट कर्व करना चाहें, ये सब चीज़ें हैं। रिवर्स लाइन, ट्रिम एक्सटेंड फीचर, स्प्लिट फीचर, एक रेंज को आप 2 बीट में तोड़ना चाहें, उसमें करना चाहें तो उसे काट के उसके 2-3 टुकड़े कर सकते हैं। स्प्लिट पार्ट, 2 पार्ट बना दिए फिर उसमें भी स्प्लिट करना चाहें, तो वो है। 2 फीचर को मर्ज करना चाहें, पास पास हैं, 2 लाइन है उनके एंड पे, तो उन्हें दोनों को मिला के एक करना चाहें। 2 पॉलीगन पास में जॉइंट हैं, उनको एक करना चाहें, एट्रीब्यूट टेबल को मर्ज करके एक करना चाहें, वो सब ये आपके एडवांस डिजिटाइजिंग है। ये आपके एडिट के ऑप्शंस हैं, क्रिएट और एडिट के।
तो 5 टूल बार आपके काम में आती है, ये आपने रख ली। अब आपका बगल में साइड में लगाता हूँ मैं लेयर पैनल, यहाँ से भी लग सकता है, और व्यू पैनल्स एंड लेयर्स में यहाँ लगा दिया। 5 टूल बार है, ये आपका एक लेयर पैनल है, ये हो गया। अब मैं हमने जो कल अपने 3 लेयर थी उनको गूगल अर्थ में पॉइंट, ट्रैक और पॉलीगन की तरह सेव किया था, नहीं किया था? उनको यहाँ पे लेके आएंगे। फाइनली फिर हम शायद भूल गए थे क्या उनको लाना। केएमएल में सेव तो किया था शायद उनको, कौन से फोल्डर में डाला? डेस्कटॉप NIRDPR डाटा, कल हमने वो 3 डाटा फिर सेव नहीं किए थे क्या? मैंने शायद फिर इसमें धोखा भी दिया वो। हाँ ये रहे, 21 में डाल दिए वो, राजस्थान 21/5/20 में, चांद निकल गई मेरी। ओके, तो वो कहाँ पर है हमारे तीनों तीनों जो KML हैं? ये रहे, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉलीगन्स हैं, ये ट्रैक्स हैं। ओके, तो QGIS में इसको खोलेंगे। तो हमारा जो एक तरीके से हमने आपको बता दिया कि QGIS को डाउनलोड कहाँ से करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका बेसिक इंटरफेस क्या है। ये न्यू प्रोजेक्ट है, अनटाइटल प्रोजेक्ट से शुरुआत होती है। स्टेटस बार में ये प्रोजेक्शन वगैरह का चक्कर है। 4326 आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, अ, या तो यहाँ से लेयर ऐड लेयर से करेंगे, ऐड वेक्टर लेयर, या लेयर ऐड वेक्टर, ये इसको डायरेक्ट प्रेस कर देंगे। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है, ऐड लेयर ऐड वेक्टर लेयर। तो आप शॉर्टकट मारना चाहें तो यहाँ से मार सकते हैं। तो आपको रास्टर वेक्टर यहाँ से भी मिल जाते हैं दोनों, और वहाँ से भी आप ले सकते हैं अकेला। तो यहाँ से भी आपको दोनों भी मिल जाते हैं। आप रास्टर से जाएं तो भी रास्टर वेक्टर दोनों मिल जाएंगे, और वेक्टर से जाएं तो भी रास्टर। और मैं वेक्टर से आया हूँ तो वेक्टर का सम्मान करते हुए वेक्टर में रहूँगा। वेक्टर का यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन है। सो
वेक्टर आपको पता है KML एक वेक्टर फाइल है। अब ये चीज़ तो आपकी पक्की हो गई होगी क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसके ऊपर कि आपको ये पक्का पता चल गया होगा कि KML एक वेक्टर फाइल है। तो उसमें तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। रास्टर के ऑप्शन से आप वेक्टर नहीं खोल सकते, वेक्टर का ऑप्शन लेकर के आप रास्टर नहीं खोल सकते। मतलब पिक्सल वाली है तो उसको आप उधर रास्टर सेलेक्ट कर रखा है, इधर आप वेक्टर का KML खोलना चाह रहे हैं, उधर वेक्टर ले रखा है, इधर आप टोपो शीट खोलना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। ओके, तो देखिए मैं पहले पॉइंट लेता हूँ, एक साथ तीनों फाइल भी आप ले सकते हैं। ये ऐड हो गया, ये देखिए आपके ये 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट ऐड हो गए। तीनों पॉइंट ऐड हो गए। इधर एक लेयर भी आ गई आपके साइड में, और आप दोबारा से इसको प्रेस कर सकते हैं। अभी आपने ऐड किया है, इसको बंद नहीं किया है इस टूल को, तो आपने पॉलीगन और ट्रैक एक साथ भी कंट्रोल बटन को दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं और इधर से ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पूरे फीचर ऐड हो गए तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी केवल ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं। ये एक छोटा एरिया था यहाँ पे पॉइंट थे और पॉलीगन साइड उस तरफ है, तो मैं एक जूम फुल भी कर सकता हूँ। जूम फुल करूंगा तो ये तीनों लेयर जहाँ पर भी होंगी वो पूरी खुल के, चाहे एक लेयर पाकिस्तान में है, एक आपकी नॉर्थ ईस्ट में है और एक आपकी कन्याकुमारी के पास में है, तो वो पूरे को तीनों को अलग अलग मतलब उसी एक कैनवास पे ही दिखा देगा, चाहे उनको बहुत छोटा कर दे उधर। तो मैं जूम फुल कर सकता हूँ, या मेरे को पर्टिकुलर पॉलीगन में इंटरेस्टेड है तो मैं इस पॉलीगन वाली लेयर पे राइट क्लिक करके जूम टू लेयर कर सकता हूँ, तो खाली पॉलीगन पॉलीगन वाली लेयर बड़ी होकर यहाँ आ जाएगी। और ट्रैक में मेरा इंटरेस्ट है तो जूम टू लेयर करके ट्रैक कर सकता हूँ। अभी मैं जूम फुल करके देखता हूँ। जूम फुल किया, वैसे स्क्रॉल से भी जूम आउट करके ही मैं कर सकता था इसको, मगर आपको समझाने के हिसाब से मैंने ऐसा किया। तो ये आपके 3 पॉलीगन थे, ये 3 लाइन है और ये 3 आपके पॉइंट हैं, ये आ रहे हैं आपके यहाँ से। अगर मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ पॉलीगन को, मतलब इनविजिबल नॉट डीएक्टिवेट, इसको क्लिक को हटा के सही के निशान को, तो पॉलीगन नहीं दिखेंगे, अब ये ट्रैक नहीं दिखेंगे और माई गूगल पॉइंट भी नहीं दिखेगा। मगर ये तीनों लेयर अभी यहाँ पे हैं, अपना पाथ भी बताएंगी, अपना प्रोजेक्शन भी बताएंगी, अपना नाम भी बताएंगी, अपना गांव भी बताएंगी, ये सब यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, अभी तो ये लेयर चलो साइड बाई साइड है, तो आपको अर्गनी में से पीछे वाले अर्गनी तीसरी, एक अर्गनी पे तो ये 3 सूख रही हैं, एक तार पे 3 सूख रही हैं, एक तार पे 3 सूख रही हैं। मगर क्या है कि ये दिखती हुई हैं, अलग अलग हैं। मगर यदि तीनों एक ही जैसे चादर की तरह होती तो एक दूसरे को ढक लेती। उस पोजीशन में आप चाहते तो पॉलीगन को खींच के नीचे कर देते, ट्रैक को बीच में कर देते, लगा देते और पॉइंट को ऊपर रख लेते। तो पॉइंट छोटा होता है तो दिखता है, लाइन दिखती है, और नहीं तो फिर पॉलीगन सबसे पीछे बड़ा रख देते। तो ये आप इसको लेयर को खींच खींच के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपकी लेयर कभी छुप जाए, या तो ऊपर वाली में ट्रांसपेरेंसी दे दें या उसको नीचे ऊपर कर दें। मगर इसके रखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, सबसे ऊपर पॉइंट की लेयर रखें, फिर उसके नीचे लाइन की लेयर रखें और उसके नीचे पॉलीगन की लेयर रखें। दोबारा बोलता हूँ, लेफ्ट पैनल में आप सबसे ऊपर लाइन की लेयर्स रखें, फिर उसके बाद पॉइंट की लेयर रखें, फिर लाइन की और फिर पॉलीगन।
और पॉलीगन यदि बड़ा छोटा है तो पहले छोटा पॉलीगन फिर बड़ा पॉलीगन। और सबसे नीचे रास्टर की इमेज रखें। रास्टर में भी बड़ा छोटा, अगर पॉलीगन रास्टर से बड़ा जा रहा है तो छोटा पहले रखें, बड़ा बाद में रखें। फिर उसमें रास्टर और वेक्टर भूल जाएं। पॉलीगन और रास्टर में से जो छोटा है वो पहले रखें और बड़ा है वो और पीछे रखें, फिर नीचे रखें। दिस इज द ऑप्शन। तो ये आपके तीनों लेयर आपको दिख रही हैं। इनके ऊपर यदि आप कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी डालना चाहें तो इनके ऊपर डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं तो एक प्रॉपर्टी विंडो खुलती है। उस प्रॉपर्टी विंडो में मोस्टली आपकी दो प्रॉपर्टी काम में आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप ये देखते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे वो पॉइंट टाइप की लेयर है, उसका प्रोजेक्शन क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, उसके अंदर टोटल फीचर कितने हैं, 3 पॉलीगन है, कितने पॉलीगन है, ठीक है। उसका पाथ क्या है, वो कहाँ पर है, वैसे तो वो यहाँ पे भी दिखाता है पाथ तो। और सबसे बड़ी बात है उसका प्रोजेक्शन क्या है। ये किसका, ओरिजिनल लेयर का, इसका। ये तो है प्रोजेक्ट का, ये तो लिफाफे का प्रोजेक्शन है। जो आप फाइनल लिफाफे में चिट्ठी लिख रहे हैं, फाइनल एड्रेस लिख रहे हैं, ये तो सारी लेयर को एक तरीके से देखने के लिए उसके यूनिट लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में देखना है या यूटीएम में देखना है, या अलग अलग भाग गई है वो तो उनको ज़बरदस्ती बांध के एक जगह पे देखना है बिना प्रोजेक्शन चेंज करे, क्योंकि यूटीएम की उधर भाग जाएगी दूसरी पृथ्वी पे, और 4326 की अलग भाग जाएगी दूसरी पृथ्वी पे। दो अलग अलग पृथ्वी के मॉडल हैं। 4326 का मॉडल अलग हुआ है, मतलब प्रोजेक्शन 2D का मॉडल। जब 2D बन के आई तो ये अलग चली गई और यूटीएम वाली अलग चली गई, तो ये भाग जाएंगी। तब इनको बांध करके एक ही प्रोजेक्शन में देखने का ये तरीका है। मगर ओरिजिनल प्रोजेक्शन देखना चाहे तो यहाँ देखिए, ये बेसिक बात हुई। और दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ लेबल। लेबल में आप नो लेबल की जगह कर देंगे आप इसको सिंगल लेबल। सिंगल लेवल में जो इसकी टेबल है उसमें से आप क्या दर्शाना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसमें ये इतने सारे एट्रीब्यूट उसने दिए, तो नेम का एट्रीब्यूट मैं लेना चाह रहा हूँ। ओके, नेम का एट्रीब्यूट मैंने लिया, तो ये नेम के अंदर इतने सारे ऑप्शन है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में के कौन से साइज का, कितना 12 का फॉन्ट रखो, 21 का फॉन्ट रखो, 40 का फॉन्ट रखो। ये यहाँ पे उसको प्रीव्यू में भी दिखाता रहेगा। बोल्ड रखो या वैसे रखो, फॉन्ट का कलर चेंज करो, ऐसे है ना। ज़्यादातर मैं जैसे 12 में दिखाता हूँ इसको। और फॉर्मेटिंग में, बफर में, बैकग्राउंड में, शेडो, कॉल आउट, प्लेसमेंट, रेंडरिंग, ये और ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करता हूँ तो तीनों पॉइंट के ऊपर उसके बिंदु पे पॉइंट लगा देता है, ठीक है। इनको तीनों को लेबल करने के लिए मैंने टेबल में से उसका डाटा लिया है। कौन सा लिया है, नेम। तो अगर इसको किसी भी लेयर को राइट क्लिक करते हैं तो उसकी एक एट्रीब्यूट टेबल भी दिखती है। तो हमने जब इसको गूगल अर्थ में काढ़ा था तो इसका एट्रीब्यूट एक ही लिया था उसने, नेम। बाकी के एट्रीब्यूट उसमें से बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा है, बना के लाया, हमको नहीं पता ये क्या है। ये गूगल के दिए हुए हैं इसको, मगर हमने तो उसको एक ही एट्रीब्यूट दिया था, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। ये दिया और इसका लेवल की तरह हमने दिखा दिया। अब मैं ये बाकी के एट्रीब्यूट डिलीट करना चाहता हूँ इसके, तो ये गूगल में नहीं करने देगा मेरे को इस काम को। ये एडवांस किस्म की एक्सरसाइज हो जाएगी। एट्रीब्यूट टेबल ये नीचे भी, यहाँ पे भी हो सकती है, तो ये यहाँ से खुल जाएगी। ये सब पूरा तरीके से एक दूसरे के साथ में कंबाइंड है। जिस डाटा को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही डाटा वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पॉलीगन में भी दिखाता हूँ। पॉलीगन में राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और लेवल में रहे, नो लेवल की जगह सिंगल लेवल किया और इसमें से भी नेम ले लिया। इसमें से भी बाय डिफ़ॉल्ट इसने बनाए, नेम ले लिया
और इसके अंदर ये मैंने मान लीजिए ये 10 का ही रखा और 10 में बोल्ड ले लिया और बोल्ड के अंदर मैंने इसको ब्लू कर दिया सपोज। कलर के बहुत ऑप्शन है इसके अंदर और जो कलर आपको पसंद आए तो उसे इसमें घुसा दीजिएगा अंदर ऐसे। कलर जैसे आपने ये लिया तो इस कलर को आपने आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ रख दिया, तो ये एक इनमें कलर आपके पसंदीदा कलर यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, पिछला कलर यहाँ दिखाएगा, नया कलर है। ये कलर के इसमें कई सारे ऑप्शन है। ये कलर का सर्किल है, इसको घुमा सकते हैं। कलर के बीच में आप यूँ ऐसे ऐसे कलर इससे भी कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, फिर उसको थोड़ा और ऐसे ले जा सकते हैं। इधर इंटेंसिटी, ह्यू, सैचुरेशन और आरजीबी, ह्यू, सैचुरेशन और ये है वॉल्यूम और रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको भी आगे पीछे करके आप कलर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पूरी कलर थ्योरी जो है आपको चलती है। ये आपने लिया, ये कलर को आप ऐसे भी चला सकते हैं और डेंस करने के लिए पर्टिकुलर कलर में इसके कलर बार चला सकते हैं। ये कलर लिया, उस पर्टिकुलर कलर को डेंस करना है यहाँ से कर सकते हैं। कलर के हजारों ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है कि उसका सोचना मुश्किल है। ये आपके फिक्स कलर हैं कुछ, तो रिसेंट कलर जो आपने अभी अभी यूज़ किए हैं, स्टैंडर्ड कलर, ये सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड कलर हैं। प्रोजेक्ट कलर आपने अभी कोई डिफाइन नहीं किया। न्यू लेयर कलर ये हो गया। यहाँ से भी आप कॉपी कलर, पेस्ट कलर, इंपोर्ट कलर, एक्सपोर्ट कलर, न्यू पैलेट, जाने क्या क्या है। मगर इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आपको कोई कलर दिख रहा है मगर इसमें कहीं पर भी वो कलर एग्जैक्ट आप मैच नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, कलर पिकर लेंगे। ये कलर पिकर को ले लिया और फिर आप सैंपल कलर किया और सैंपल कलर आपने मान लीजिए ये ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये कलर को यहाँ पर ले लेगा। अगर आप कलर यहाँ से लेके आना चाहें तो यहाँ से ले आएगा, यहाँ से लाना चाहें तो यहाँ से ले आएगा, यहाँ से लाना चाहें तो यहाँ से ले आएगा। आपको अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं बाहर से भी कलर लेके आ सकते हैं। इसको मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये कलर आ गया और मैंने इसको इसको अंदर भी कर लिया कलर को और इसको मैंने अपना एक मेमोरी में रख लिया। ओके, इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया तो उसने इस कलर में वहाँ पर उसके नाम दे दिया, प्लांटेशन कलर, ये कलर, वो कलर। तो कलर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो बेस्ट तो लगभग मेरे को ये लगता है थोड़ा इसमें ऐसे ऐसे कर लो, या बेस्ट कुछ भी नहीं होता दुनिया में, बेस्ट आपकी अपनी अपनी चॉइस है। देयर इज नो बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके कर दिया आपने इसको, ये हो गया। ओके, ये ट्रांसपेरेंसी है। अब उसका किसका, आइकन का, तो आइकन की आपने ट्रांसपेरेंसी को कुछ किया तो आइकन नहीं, लेबल का है, लेबल का, तो लेबल का जनरली करने का जरूरत ऐसा पड़ता नहीं, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई। ओके, तो ये आपके ये कलर में कलर मिल गया। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार कलर चेंज कर देता हूँ फिर से। अप्लाई करके देख लो भले ही पहले, ये हो गया। इसमें बफर भी दे सकते हैं, ड्रॉ बफर में, मैं बफर आप पीले कलर का, हरे कलर का ले लें तो थोड़ा सा उसको वो बफर का कलर आप दे सकते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा उसको बफर कर देता है, बफर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, 1 का बफर, 2 का बफर, 3 का बफर, बड़ा कर दिया। ऐसे बफर का कलर कलर कर सकते हैं। तो ये आपने इसको इसमें भी लगा दिया। अब आपने मान लीजिए ये सारी कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं किस पे, KML पर।
यूएमएल में ये कार्रवाई तो हो सकती है, मगर अगर आप इसके फालतू कॉलम डिलीट करना चाहें, ये वाले, ये इसमें नहीं कर सकते आप। कर सकते हैं क्या? देखो, टॉगल एडिटिंग मोड, टॉगल एडिटिंग मोड में न्यू फील्ड तो आपको ऑप्शन है, मगर डिलीट फील्ड इसमें ऑप्शन नहीं है केएमएल में। नया फील्ड तो जोड़ सकते हैं, पुराना डिलीट नहीं कर सकते। वो ऑप्शन करने के लिए आपको सेव फाइल में कन्वर्ट इसको करना ही पड़ेगा। तो कुछ एडिटिंग ऐसी होती हैं जो हम इसमें नहीं कर सकते। ये तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो आपने कर ली, हरा नीला पीला कर लिया, और हरा नीला पीला करके आपने इसको एक यहाँ प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट में जाके एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट मैप टू इमेज, एक्सपोर्ट मैप टू पीडीएफ। तो ये तो हो गया आपका, ये आपने लिया और इसको सेव कर दिया। तो आपका ये पिक्चर जो बीच की जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। ये जितनी इसके बीच में थी ये सेव हो गई, मगर आप इसके एट्रीब्यूट टेबल में से एक कॉलम आप डिलीट नहीं कर सकते जो फालतू है, टोगल हटाना पड़ेगा। एक बार हटा लेते हैं, अब ये नॉर्मल है। टोगल में जाके ही डिलीट होगा, एडिट होगा, मगर टोगल में जाने के बाद भी केवल यही टूल एक्टिवेट हुआ, न्यू फील्ड, डिलीट फील्ड अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसका मतलब आप KML में बहुत ज़्यादा एडिटिंग ऑप्शन नहीं कर सकते। वो देखिए क्या बना उधर उसमें, ये आपका मैप बन गया छोटा सा। ये JPG है, या जो भी उसका फॉर्मेट था उस समय, कौन कौन से फॉर्मेट लिए थे उसने, प्रोजेक्ट, शायद बाय डिफॉल्ट ये JPG लेगा इसको। इसका फॉर्मेट क्या है, PNG में सेव किया। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, वेरी गुड फॉर्मेट, ना भारी ना हल्का, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। बाय डिफॉल्ट उसने PNG में सेव किया। तो अब इसको मैं टोगल हटा देता हूँ, इसका नॉर्मल में है। तो अगर मेरे को इसके अंदर से ये फालतू एट्रीब्यूट हटाने हैं और नए अच्छे एट्रीब्यूट जोड़ के उसमें डाटा भरना है लेयर में, तो अभी मेरे पास तो एक ही एट्रीब्यूट लेने दिया गूगल ने, तो इसने मेरे को एट्रीब्यूट दिया ओनली नेम, और वो यहाँ पे आ गया, name आ गया। अब मेरे को और एट्रीब्यूट जोड़ने हैं और ये सब हटाने हैं, तो सेव फाइल बनानी ही पड़ेगी। तो सेव फाइल में काम करना पड़ेगा, तीनों फाइल को मैं सेव फाइल में कन्वर्ट करूँगा। राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, सेव फीचर एज। ये टूल तीन काम के लिए होता है। एक तो फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैं अभी इससे KML से कन्वर्ट कर रहा हूँ शेप फाइल, शेप से कन्वर्ट करूँगा KML फाइल, एक तो इस काम के लिए। दूसरा प्रोजेक्शन चेंज करने के लिए, UTM से 4326 से 32643 UTM वो कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी भी फाइल को KML में कन्वर्ट करके गूगल पे ले जाना चाह रहा हूँ और वो अगर UTM में है, तो अंध महासागर, हिंद महासागर या किसी पश्चिमी देश पर जाके गिर जाएगी।
उस फाइल को पहले मेरे को, अगर वो UTM में है तो 4326 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम ये है कि एक कॉपी बनाना किसी फाइल की। ना तो उसका आप फॉर्मेट चेंज कर रहे, ना उसका प्रोजेक्शन चेंज कर रहे, आप उसको एक नया नाम देके सेम फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं ताकि ओरिजिनल फाइल सुरक्षित रहे, नई फाइल पे आप काम करें। सेव फीचर है ये ऑलरेडी KML में, यहाँ पे भी KML दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर इसको सेव फाइल कर लें। इतने फॉर्मेट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी सेव फाइल, तीसरी सेव फाइल यहाँ पे आपने उसको जहाँ पर भी आपको सेव करना है उसमें सेव कर लीजिए आप। AView के अंदर में रीन्यू में सेव फाइल करके एक फोल्डर बना देता हूँ। ये गूगल पॉइंट्स, ये सेव फाइल है। ये एक फाइल जो KML की है उसको कन्वर्ट कर देगा ये 5-6 सब फाइल्स के अंदर। एक मेन सेव फाइल होगी, बाकी SBN, SHX ऐसे करके 2-3 फाइल होंगे, PRJ, DOC, उसमें कन्वर्ट करके एक बंडल बनाएगा। वो पूरी सेव फाइल कहलाएंगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है, ये तो उसका पाथ हो गया, मगर ये ध्यान रखिए कभी भी इसमें डायरेक्ट आप नाम नहीं दे सकते। आपने सीधा अगर गूगल पॉइंट्स लिख दिया और आपने ओके कर दिया तो ये फाइल कहाँ जा रही है ना आपको पता ना मेरे को पता, टेम्परेरी फोल्डर में चली जाएगी। इसलिए आपको यहाँ से ब्राउज करके ही इसको एड्रेस देना, बनने वाली नई फाइल को। तो ये AView में सेव फाइल में, या कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए दे रहा हूँ मैं गूगल पॉइंट्स सेव। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग दूसरी चीज़ ये मिली, फाइल नेम हो गया, जो इस फाइल से सेव फाइल बनेगी उसका नाम ये होगा, ये है CRS। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर WGS84 आपको दिखेगा खुशी खुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही आपका इसका फॉर्मेट है, ये आपको करना है। मगर यदि आपका वो उसका प्रोजेक्शन 4326 है तो वो भी यहाँ पे इसका दिखेगा, यहाँ पर UTM जोन 4326। मतलब इस ऑप्शन से आप उसका प्रोजेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये 4326 अभी मैंने काम में नहीं लिया, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा ही दिखेगा। आप पहली बार भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तब भी दिखेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट CRS में करेंगे। मान लीजिए आप इसको शेप में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और एक साथ ही उसका 4326 से प्रोजेक्शन 32643 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट CRS में जाएंगे, ये विंडो खुलेगी और यहाँ पे उसका कोड मार देंगे 32643, जो उसका 43 का कोड है। 44 है तो यहाँ 44 आ जाएगा, ये इसमें दिखने लग जाएगा फिर। तो ये यहाँ पर सॉरी फिल्टर में डालेंगे इसको 32643, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जब इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट रिसेंटली यूज्ड में आ जाएगा ये, या यहाँ पे अगर रिसेंटली यूज में नहीं आया तो यहाँ तो दिखेगा, रिसेंटली यूज नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका ये आने लग जाएगा। बाद में फिर ये आपको ये इसकी पूरी डेफिनेशन दिखा रहा है, बाद में फिर आपको ये लिस्ट में भी दिखने लग जाएगा, फिर इसको इसमें जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन भी चेंज करना चाहे तो, मगर अभी मेरा प्रोजेक्शन चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसी में ही काम करना चाहता हूँ। मगर यदि मैं शेप से KML बना रहा हूँ और ओरिजिनल फाइल 32643 है तो इसको जरूर चेंज कर लेना 4326, नहीं तो फाइल आपकी कहीं की कहीं गिर जाएगी। अब जो इंटरेस्टिंग बार बार जो आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि अब यही आपको ऑप्शन दे रहा है कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट आप
वहाँ पर ले जाना चाहते हैं और कौन कौन सा शेप फाइल में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। तो जब आप KML से शेप फाइल बनाते हैं तभी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा एट्रीब्यूट आप KML में रखना, शेप में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। एक तो तरीका ये हुआ, मगर इसमें से मैं दो रख लेता हूँ जिसको कि मैं वहाँ डिलीट करके ही बताऊंगा। वो कैसे करेंगे शेप में जाने के बाद में। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है, इसमें सेलेक्ट ऑल डीसेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट बहुत सारे हैं तो एक बार डीसेलेक्ट ऑल कर दिए और फिर खाली नेम ले लिया और एक डिस्क्रिप्शन और टाइम ले लिया। अब एक ऑप्शन इसमें बहुत बढ़िया ये है, सेव ओनली सेलेक्टेड फीचर्स। अगर आपने एक पॉइंट को सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर गलती से सेलेक्ट भी हो रखा है, ओके, तो अगर आपने कर दिया सेव ओनली सेलेक्टेड फीचर्स, तो जो लेयर बनेगी वो एक पॉइंट की बनेगी खाली है। अगर आपके पास 10 पॉइंट हैं तो इस टूल का चौथा काम एक ये भी हो सकता है कि अगर उसमें से आपने 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और उन 4 की एक लेयर अलग से आप बनाना चाहते हैं, तो उन 4 को सेलेक्ट करके, ये सिलेक्शन टूल है देखिए ये वाला, इससे आप सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल बटन को दबाते हुए एक से ज़्यादा, यहाँ से सेलेक्ट टूल लेके। तो इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो उस पर्टिकुलर 5 6 10 पॉइंट की फाइल में से आपके पर्टिकुलर 3 पॉइंट की फाइल या 2 पॉइंट की फाइल छांट के, या 25 पॉलीगन है तो उसमें से 2 पॉलीगन सेलेक्ट कर लिए, उनको एक नाम देके एक सेपरेट लेयर बना दिया। ना तो आपने उसका फॉर्मेट चेंज करा, ना आपने प्रोजेक्शन चेंज करा, आपने उसको सेलेक्टेड करके एक और नाम दे करके यहाँ पे, या जो भी नाम देना, और यहाँ कर दिया सेव ओनली सेलेक्टेड फीचर और उसको सेलेक्ट करके रखा। तो जब ओके करके करेंगे तो वो 2 पॉइंट की या 2 लाइन की या 3 पॉलीगन की फाइल अलग बन जाएगी। ये बहुत बार हमें काम में आता है टूल, मगर अभी मेरा वो पर्पज़ नहीं है, तो ये सेव ओनली सेलेक्टेड हटा देता हूँ। तो ये हो गया, ओके कर दिया। तो ये गूगल पॉइंट्स के नाम से फाइल बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बन के। ऐड सेव्ड फाइल टू मैप, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता। अगर इसको हटा दिया तो फाइल तो बन जाएगी पर यहाँ पे नहीं आएगी तुरंत, फिर आपको ऐड लेयर से लानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ऐड सेव्ड फाइल टू मैप कर देता हूँ, ओके, ये गूगल पॉइंट्स आ गई। उस विंडो में देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं। अब ये और ये फाइल एक ही है, ये फाइल और ये फाइल, ये दोनों एक ही है। अभी ये चमक रही है और अब ये चमक रही है। इसमें एक पॉइंट ये सेलेक्टेड पड़ा है, तो ये सिलेक्शन का टूल है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन का कलर पीला है और उसकी एट्रीब्यूट टेबल अगर खोलेंगे तो वहाँ पर भी वो पर्टिकुलर वो वाला पॉइंट की रो है वो पीली हो जाती है। इसको करेंगे तो दूसरी रो पीली हो जाएगी और इसको करेंगे तो तीसरी। अब ये मेरे मतलब कि वो टेबल और ये जो लेयर है दोनों क्लोजली कोरिलेटेड है, एट्रीब्यूट टेबल और ये फीचर वाली। अब इसको मैं कहीं पे भी बाहर अगर मैं सेलेक्ट कर्सर को कर देता हूँ तो सिलेक्शन हट जाता है। बाकी अगर कंट्रोल बटन दबाए हुए करूँ तो सिलेक्शन 2 पॉइंट पे भी कर सकता हूँ एक साथ, और 3 को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से डीसेलेक्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और बाहर पे भी कहीं पे भी इसको कर्सर को क्लिक करके बाहर भी कर सकता हूँ, या ये डीसेलेक्ट का टूल है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब मेरे गूगल पॉइंट्स में क्या आया, इसको अगर मैं देखूं और इसको हटा दूं तो ये उसके पॉइंट है। इसका ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूं, ये सेम काम यहाँ से भी होता है एट्रीब्यूट टूल बार में, ओके। अगर ये सेलेक्टेड है और मैं यहाँ से करता हूँ तो ओपन एट्रीब्यूट टेबल यहाँ से भी हो जाएगा। अगर मेरे को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा लेयर सेलेक्टेड है, गूगल पॉइंट से तो गूगल पॉइंट खोलिए, ये देखिए तो ओनली मेरे पास में 3 एट्रीब्यूट आए जो मैंने सेलेक्ट करे।
इसके अंदर। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हुआ। अब ये जो फाइल है ये मेरी KML की है, ये किसी काम की नहीं रही है, ये मेरी इंफीरियर फाइल है, मतलब उससे कम दर्जे की फाइल है, इससे डिग्रेडेड फाइल है। मेरे को इससे सुपर ग्रेड फाइल मिल गई सेव फाइल की, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव का मतलब डिलीट नहीं है, ये बस यहाँ से हट जाएगी, अपने फोल्डर में रहेगी। तो मैंने वो वाली फाइल हटा दी, इसको काम में लूंगा, ये डीसेलेक्ट हो गई। अब इसके अंदर से अगर मेरे को ये 2 कॉलम भी अब डिलीट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, कोई भी डिलीट एडिट का ऑप्शन है वो टॉगल एडिटिंग से ही कर सकता हूँ मैं। टॉगल में जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक एट्रीब्यूट टेबल में ये है और एक राइट क्लिक करके वहीं पर टॉगल एडिटिंग। तो अभी ये टूल एक्टिवेट नहीं है, देखिए ये एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों भी एक्टिवेट नहीं है। न्यू फील्ड, डिलीट फील्ड, ये दोनों एक्टिवेट नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। गूगल पॉइंट से लेयर है ये वाली, यहाँ से भी दिख रही है, इसकी है ये टेबल। तो मैंने यहाँ से किया, या फिर मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके टॉगल एडिटिंग। अभी एट्रीब्यूट टेबल देखूंगा, अब ये दोनों टूल मेरे एक्टिवेटेड है। अब मैं टेबल में नाम भी चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए वाटर होल्स है, ये मैं बिना टॉगल में जाए नहीं कर सकता हूँ, बिना सेव फाइल बनाए नहीं कर सकता हूँ। ये जो 2 कॉलम है इनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट फील्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइम, ओके। अभी एक रह गया, इसमें मैं न्यू फील्ड जोड़ना चाहता हूँ, एनिमल्स विजिटेड, एनिमल्स। ये 10 से ज़्यादा नहीं लेता इसका जो है लेंथ, और स्पेशल करेक्टर भी नहीं लेता। होल नंबर की जगह मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेंथ 80 कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आ गए। अब इसमें आप कर दीजिए, आप इसको बेयर, है ना, जैकल्स, क्रोच, पानी पीते हैं वहाँ पे आके, जो कुछ भी है। इस वाटर होल के लिए कुछ और आप डालना चाहें, इसके लिए कुछ और डाल, ठीक है। अब आप एक कॉलम ऐड करना चाहें इसमें, एस्टिमेटेड नंबर, ये डॉट नहीं लेगा, डैश ले लेगा, अंडरस्कोर ले लेगा, नंबर ऑफ एनिमल्स। टाइम भी डाल सकते हैं, टाइम ऑफ द डे। नंबर आपके होल नंबर में रहेंगे, इंटीजर में, और 2 डिजिट, 1 डिजिट में रहेंगे तो 9 तक दिखा देगा, 2 में रखेंगे तो 99 तक दिखा देगा, 3 में रखेंगे तो 999 तक दिखा देगा, 4 डिजिट की लेंथ रखेंगे तो 9999 तक दिखा देगा। 4 की रख लेते हैं। इसमें मान लीजिए 126 एनिमल्स एस्टिमेटेड आते हैं, इसमें 150 आते हैं, इसके अंदर 900 आते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। और कोई कॉलम ऐड करना चाहें इसमें तो आपका, मान लीजिए वाटर रोल के साथ में क्या, वाटर रोल के साथ में आप और क्या एट्रीब्यूट ऐड करना चाहेंगे, जरा बताइए इसमें चैट के अंदर। शेप और KML में डिफरेंस ये है कि शेप QGIS में ज़्यादा अच्छा काम करती है, एडिटिंग ज़्यादा कर सकते हैं। KML गूगल का अपना फॉर्मेट है, KML में पॉइंट लाइन पॉलीगन तीनों फीचर एक साथ रह सकते हैं। शेप में केवल पॉइंट लाइन या पॉलीगन ही रहेगा, लेयर टाइप। उनके अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें आप काम कर सकते हैं, मगर आपके सामने है कि आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते KML फाइल में ज़्यादा।
तो आप बताएंगे ज़रा इसमें क्वार्टर होल में और क्या एक एट्रीब्यूट ऐड करें, इसमें डाल के बताइए ज़रा। एक जैसे नाम हो गया, एनिमल्स हो गए, नंबर्स हो गए, मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्वार्टर होल समझ लिया। ओके, कॉस्ट लिख दीजिए आप, कॉस्ट इन लाख्स। तो आपको ये लेना पड़ेगा फिर ये डेसिमल में, और डेसिमल में आपको मान लीजिए आपको 99 लाख तक का हो सकता है तो 2 डिजिट, 1 दशमलव की डिजिट 3 डिजिट, और तो ईयर ले लीजिए। डेट एंड टाइम, डेट भी है, डेट ले लेते हैं। ओके, ईयर हो गया। और इसमें ऑप्शन ये है कि ऑटोमेटिक आपका ये वाला फॉर्मेट आ जाता है, तो आप इसमें आप जा सकते हैं, ईयर में जा सकते हैं इस तरीके से। तो डेट का फॉर्मेट लेने से आपको ये बेनिफिट है। और एक और ऑप्शन आप ले लीजिए, कॉस्ट। कॉस्ट इन लैक्स एंड होल नंबर डेसिमल, क्योंकि कॉस्ट फिर आपकी दशमलव में भी जाएगी, तो आप 1 दशमलव का और 2 दशमलव के बाद की संख्या 3 और 2 इधर की 5 ले लीजिए, और आप बाई डिफ़ॉल्ट 10 भी ले लेंगे तो कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। प्रेसिजन 2 दशमलव के बाद 2 नंबर। ओके, तो आप एक लमसम इसमें कॉस्ट डाल दीजिए, 1.25, 2.35, 0.56 ऐसे। तो ये आपका है। ईयर आप ले लीजिए इसमें, बाई डिफ़ॉल्ट आपने फरवरी 2017, 7 फरवरी 2017 ले लिया, जो भी है। यहाँ से भी ले सकते हैं या इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इसका फॉर्मेट भी शायद वहाँ पे आप, हाँ कोई बात नहीं, वो आप कभी भी कोई भी कॉलम और ऐड कर सकते हैं, कैपेसिटी का कॉलम ऐड कर दिया, और कोई भी कॉलम आप डिलीट भी कर सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो आप मान लीजिए आज की डेट ले ली, एक इसमें 2020 की जगह आपने स्क्रॉल किया, 2004/6 ले लिया, 8 में 2006, 12/5/2006, 2020, 2017, ये हो गया। ये बहुत सारी एडिटिंग्स हैं, केवल हम यही देखेंगे। ये सेव कर दिया, इसको सेव एडिट, और इसको टॉगल एडिटिंग कर दिया, तो वापस से टॉगल से बाहर आ गया। टॉगल से बाहर आना जरूरी है। अब इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं वापस टॉगल में नहीं जाऊँ। जब तक आप टॉगल में हैं, यहाँ पर आपको ये पेन का निशान दिखाता रहेगा। अगर आप टॉगल में हैं तो ये पेन का निशान दिखा दो। अगर आप पेन के निशान में हैं तो कृपया टॉगल एडिटिंग से बाहर आ जाइए। ये आपको एक वार्निंग है, क्योंकि आप टॉगल एडिटिंग में रहेंगे, कई बार आप KML में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पूरे डाटा को नहीं ले जाता है और आपका अनसेव्ड भी पड़ा रहता है। ओके, और ये इस तरीके से आप ये इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। छोटी मोटी एडिटिंग और करना चाहें इसमें, तो जैसे इसको खिसकाना है, तो मान लीजिए एडवांस डिस्गाइजिंग में मूव फीचर, यहाँ से इसको पकड़ा आपने, यहाँ से खिसका दिया, इस पर क्लिक किया, यहाँ रख दिया, इसको एक क्लिक इसके ऊपर किया और दूसरा क्लिक जहाँ रखना है वहाँ कर दिया, तो ये मूव फीचर हो गया। ठीक है, अंडू करना है तो अंडू कर दिया, अंडू कर दिया। ऐसे ये दोनों टूल बार में बहुत सारे आपको टूल मिलेंगे, उनसे आप काम में ले सकते हैं। रोटेट है,
मूव है। पॉइंट की लेयर है तो पॉइंट के टूल रहेंगे। यहाँ पे अगर लाइन की है तो लाइन पे बहुत सारे एडिट हैं, वो कल देख लेंगे। और जो पॉलीगन की है ये भी विजुअल नहीं है, विजुअल कर लेते हैं। तो बहुत सारे एडिट पॉलीगन के ऊपर रहेंगे और वो एडिट करके टेबल में चाहे फीचर के ऊपर वो आप कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं टॉगल में हूँ और ओपन एट्रीब्यूट में मान लीजिए मेरे को ये नंबर का एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो मैं ये डिलीट किया और ये नंबर हटा दिया। ओके, सारा डाटा भी चला गया। एक्सेल की तरह भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इससे ओपन फील्ड कर दिया तो अब अंडू करके मेरे को वो चाहिए मान लो, वापस भी ला सकता हूँ। तो मैं वो फील्ड वापस ले आया, तो ओपन एट्रीब्यूट टेबल, तो वो फील्ड वापस आ गया। काम मेरा संतुष्टिदायक है। इधर से सेव कर दिया या इधर से इसको बंद कर दिया, टॉगल हट गया और पेन का निशान नहीं, ये हो गया। अब मैं इस लेयर को वापस से KML कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसमें एडिट कर लिया इसको अच्छे से, इसको सेटिंग कर लिया, जो कुछ करेक्शंस करने थे वो करेक्शंस कर लिए और एड फील्ड वगैरह सब डाल दिए, किसका आना किसको ना था वो भी कर दिए, जो कुछ भी करना, और भी कोई पॉइंट डालने थे मिस हो गए तो वो भी डाल दिए। तो उस समय पे और एडिशनल पॉइंट भी डाल सकते हैं। टॉगल एडिटिंग के दौरान ही आप यहाँ से ऐड पॉइंट करेंगे, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो जो टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट थे, तो वाटर होल 4, एनिमल्स जो भी है इसमें डाले, नंबर 25, ईयर जो कुछ भी करना है कर दिया, कॉस्ट 0.36 कर दिया, ओके कर दिया। एक पॉइंट और जुड़ गया यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और आ गया, वाटर होल 4। अभी डेट नहीं डल पाई थी तो ये डेट डाल देते हैं। ये 4 हो गए, सेव कर दिया, ये आ गया। 3 के यहाँ पे 4 बना दिए पॉइंट। कोई गलत पॉइंट डल गया तो उसको यहाँ से टॉगल में ही रहते हुए एक सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट फीचर यहाँ से किया, और कोई टेबल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, टेबल से सेलेक्ट किया, टेबल का सिलेक्शन नीला है और फीचर का सिलेक्शन पीला है, ये सेलेक्ट हुआ। टेबल से सेलेक्ट करें या इससे, तो एक डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट का, डिलीट, और एक यहाँ पर भी डिलीट है, डिलीट सेलेक्टेड फीचर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो वहाँ से डिलीट भी कर दिया। तो नया डाल दिया और एक पुराना डिलीट कर दिया, देखिए वो चला गया, ये 3 रह गए। यहाँ पे मान लीजिए मैं इससे खुश हो गया, ठीक है मेरा काम हो गया, सब हो गया, टॉगल एडिटिंग सेव। अगर मैं वहाँ पे सेव नहीं किया तो अब भी सेव मांग लेगा, और अगर मैंने यहाँ पे भी सेव कर दिया, सेव लेयर एडिट, या टेबल में सेव कर दिया, ये सेव एडिट, तो फिर मेरे से निकलते समय सेव नहीं मांगेगा। अगर सेव करने से रह गया तो निकलते समय मेरे से सेव मांग लेगा, तो यहाँ पे सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया। अब इसको मैं वापस से एक्सपोर्ट सेव फीचर है, इसको मैंने कर दिया .kml, की होल मार्कअप कर दिया, और अब मैंने इसको नाम दिया, इसको ब्राउज में जाके ऑलवेज राजस्थान 23/5, इसको मैंने नाम दिया अपडेटेड पॉइंट्स इन QGIS में। मैंने इसको अपडेट कर दिया, एडिट कर दिया, या रिफाइंड, या जो भी है, इसको अपडेट पॉइंट्स QGIS, इसको मैंने KML में कन्वर्ट करना है, सेव। अब इसमें से फिर वहाँ जाते समय अगर कोई मेरे को कोई एट्रीब्यूट हटाना है लगाना है, तो यहाँ पे फिर कर सकता हूँ, और ये एट्रीब्यूट ठीक है तो कोई बात नहीं। ऐड सेव्ड फाइल टू मैप करना है तो ठीक है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे को देखनी है फाइल कहाँ पर, गूगल अर्थ में। अभी मेरे को यहाँ इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे QGIS के कैनवास में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐड सेव्ड फाइल टू मैप हटा देता हूँ। वैसे ये इस फोल्डर में तो जा ही रही है, कभी भी ला सकता हूँ इसको, चाहे गूगल अर्थ में चाहे इसमें, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ओके, एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। अब इसको गूगल अर्थ में देख लेते हैं। फाइल ओपन, ये आ गया।
प्रोजेक्शन अगर यूटीएम होता है तो उसको 4326 करना जरूरी है। ओके, अब इनकी इकट्ठी कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, जैसे आपको बताया था, एक साथ इनका जो स्टाइल कलर शेयर करना है तो ये हो जाएगा। तो इसके ये डमरू वमरू भी यहाँ दिखाई पड़ने लग जाएंगे, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, और लेबल का कलर भी चेंज करना चाहें तो लेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, लेबल का साइज चेंज करना चाहें, छोटा करना चाहें, ये हो गया। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, बाकी सारी चीज़ों के अलावा इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये नए जो 3 मेरे वहाँ से, अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो मेरे को नए एट्रीब्यूट दिखते हैं, जो वहाँ पे मैंने QGIS में डाले। यहाँ से तो नाम डाला था और वहाँ जा करके फिर उसमें मैंने और एडिट कर दिया था, वो पॉइंट्स देखते हैं। तो ये था आज का सेशन कंप्लीट, जो कि हम यहाँ से डाटा ले गए कि गूगल से ले गए QGIS में सेव फाइल में कन्वर्ट करा, उसमें कुछ छोटी मोटी एडिटिंग करी, और एडिटिंग करके टेबल में एडिटिंग करके वैसे छोटी मोटी खिसकाना, लगाना, हटाना, एट्रीब्यूट टेबल में से अननेसेसरी कॉलम हटाना, नए कॉलम जोड़ना, उनमें डाटा भरना, टोकल एडिटिंग मोड में जाना, ये करना वो करना, ये सब करने के बाद हम उसको कर सकते हैं। बाकी फिर गूगल अर्थ के तो आप एक्सपर्ट हैं ही, यहाँ पे फिर आप कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी किसी पॉइंट को आप एडजस्ट करना चाहें तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाके जो भी पॉइंट ब्लिंक कर रहा हो उसको फिर आप इधर उधर यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये छोटे मोटे काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे भी राइट क्लिक करके जा सकते थे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, इसको भी इधर उधर कर। तो आज के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। Any question? Question is not there. So I'm closing the recording.